हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण संबंधी सिफारिशों पर बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिए और उन्हें सोच विचार कर कार्यान्वित करना चाहिए। भारत में गांवों में और नगरों में यह सामान्य धारणा है कि बालक को ईश्वर रूप माना जाता है। ब्रिटिश शासन में हम बालकों की दशा सुधारने की दृष्टि से कोई उपयुक्त बाल नीति निर्धारित नहीं कर सके। जैसा पंडित नेहरू ने अपना विचार प्रकट किया था कि यदि बालकों की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता और बालक यह अनुभव करते हैं कि वह भी हमारे सभी क्रियाकलापों में सहभागी है, तो देश का अधिक ठोस निर्माण होता। पैराग्राफ। हमारे देश में अनेक संगठन और राज्य सरकारें बालकों की देखभाल करती हैं, किंतु धन की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि यदि सामान्य जनता में से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 5 पैसे का योगदान करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र हो सकता है और हम बालकों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर रचनात्मक और व्यापक नीति बना सकते हैं। बड़े खेद का विषय है कि हमारे देश में बालकों और युवकों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में बालकों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए कोई अनिवार्य व्यय मद नहीं है। हमारे देश में बालकों की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। जब कोई देश समाजवादी होने का दावा करता है तो युवकों और बालकों की देखरेख का भार उस देश की नीति का मूल आधार होना चाहिए। पैराग्राफ। प्रथम टिप्पणी में कहा गया है कि सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र उन्हें साधारण औषधियां भी नहीं देते हैं। परिवार नियोजन के साथ साथ सरकार की वित्त तथा प्रोत्साहन नीति के माध्यम से वर्तमान बालकों की उचित देखरेख की जानी चाहिए। यदि हमने इस पहलू की उपेक्षा की तो इस देश के युवकों और बालकों का मस्तिष्क एवं प्रतिभा पूर्णतः कुंठित हो जाएगी। क्या ये सिफारिशें केंद्र के वित्तीय प्रोत्साहन तथा राज्य सरकारों के उचित प्रोत्साहन के बिना सफल सिद्ध हो सकती हैं? अतः योजना आयोग के वित्तीय प्रोत्साहन से बालकों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष यथार्थ नीति निर्धारित की जानी चाहिए। यदि बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन खर्च किया जाए तो बेहतर होगा। इस नियोजन के लिए दी गई राशि बढ़ाकर 3 गुनी की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है, जो स्वागत योग्य भी है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कठोर काम पर नहीं लगाना चाहिए और उससे भारी काम नहीं करवाना चाहिए। यदि इसे सार्थक बनाना है तो इसे कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकार को चाहिए कि बालकों के लिए उचित शिक्षा तथा सही देखरेख का प्रबंध करें। बालक राष्ट्र की संपत्ति है और यदि इस प्राकृतिक संपत्ति का उचित उपयोग नहीं किया गया तो हम अपने देश की दशा सुधारने के बारे में सोच नहीं सकते। पैराग्राफ। विभिन्न संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद हम अपने बालकों के लिए समुचित कार्य भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा विभाग भी नहीं है जो बालकों के स्वास्थ्य तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का दायित्व अपने ऊपर ले सकें। इसका यह परिणाम हुआ है कि बाल कल्याण संबंधी योजनाएं तो आरंभ की जाती है, लेकिन
इन योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी विभागों में बेहतर तालमेल हो। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, यह किसी से छुपा नहीं है। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा, अनाज आदि सबके व्यापार पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याय समझा जा रहा है, जो गलत है। पैराग्राफ। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क है, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। अभी हाल तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। पैराग्राफ। सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका अदा कर सकती है, और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है उसे सही मानकर उसको कार्यान्वित किया जाए। पैराग्राफ। राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा। फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ 1,58,000 दुकानें हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं। सरकार को अब 6 लाख गांवों की अन्य आवश्यकता को देखना होगा। इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू के बाहर होगी या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असंभव होगा। पैराग्राफ। चीनी की तरह अनाज के मामले में यदि सरकारी और गैर सरकारी एजेंट रहे तो जनता की कठिनाई बढ़ेगी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीर पेश की गई, वह देश के गांव-गांव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी। गल्ले के थोक व्यापार उपभोक्ता और ज्यादा चोर बाजारियों के चंगुल में फंस जाएगा। गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण का गांव के भूमिहीन मजदूरों और सूखा पड़ने पर आम ग्रामीणों पर काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस दिशा में सरकार की मशीनरी इतनी सक्षम नहीं कि अन्न को ठीक समय पर पहुंचा सके। अन्न सरकार पहुंचा नहीं सकेगी और गांव के बड़े किसान और छोटे गल्ला व्यापारी अनाज को मनमाने भाव पर बेचना आरंभ कर देंगे, जिससे जनता की कठिनाई कम होने के स्थान पर और बढ़ जाएगी। दूसरे परिवहन और भंडारण की कमी के कारण हालत और बिगड़ेगी। सरकारी अधिकारी
इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोयला, लोहा आदि के मामले में किया है, उसी तरह गेहूं और चावल के मामले में भी कर सकेंगे। पैराग्राफ। लोकसभा में पिछले दिनों बताया गया था कि 1969-71 के बीच सरकारी खाद्य निगम को 17.23 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। घाटे का मुख्य कारण ढुलाई और भंडारण के दौरान हुई अनाज की बर्बादी बताई गई। इतना घाटा होना ठीक नहीं। फिर सरकारी खाद्य निगम के क्रियाकलापों की जांच का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द किया गया है। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में बेहतर यही होगा कि सरकार इस संबंध में किसी के दबाव में न आकर वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाए। विराम समाप्त।